बच्चों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। उनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से बनती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक शब्द लिया है इसमें, संक्रांति। तो किसी भी अक्षांश पर सूर्य का लंबवत चमकना संक्रांति की स्थिति कहलाता है ना। आगे हम एक एक रेखा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो किसी भी अक्षांश पर सूर्य का लंबवत चमकना क्या कहलाता है? संक्रांति की स्थिति होती है। और ये दो प्रकार की होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ठीक है। मकर संक्रांति शब्द से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन हम कर्क संक्रांति शब्द से भी आज परिचय लेंगे। कर्क संक्रांति, सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना कर्क संक्रांति की स्थिति बताता है। कहाँ पे चमकना सूर्य का? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री की होती है। ठीक है। तो सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना कर्क संक्रांति की स्थिति बताता है। ये स्थिति कब बनती है? 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है कर्क संक्रांति के दिन? 21 जून को। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का तो सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ी रातें व उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें होती है। दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी डेफिनेटली, और दक्षिणी गोलार्ध में यदि दिन छोटा है तो रात बड़ी होगी। ठीक है। इसके बाद हम एक शब्द लेते हैं, मकर संक्रांति। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कर्क और मकर रेखाओं के बारे में। जो 0 डिग्री होती है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। तो हम मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। मकर रेखा पर सूर्य अपनी स्थिति बनाता है, इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य कहाँ होता है? सीधी स्थिति में मकर रेखा पर, तो उसे कहते हैं हम मकर संक्रांति। ये स्थिति 22 से 23 दिसंबर को बनती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं सबसे छोटी रातें भी होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध अपनी विपरीत स्थिति में बनाता है। जब मकर संक्रांति पे सूर्य होगा तो क्या होगा? मकर संक्रांति पे क्या होगा? 22 और 23 दिसंबर को दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, क्योंकि सूर्य ज्यादा स्थिति में वहां पे रुका हुआ है, तो दिन बड़ा होगा। ठीक है। अब एक शब्द और है, विषुवत संक्रांति। विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकना विषुवत संक्रांति या विषुव कहलाता है। ये स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है, क्योंकि सूर्य जब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाता है और उत्तर से वापस नीचे दक्षिण दक्षिण की ओर आता है, तो विषुवत रेखा पर 2 बार आता है। ठीक है। तो इसलिए ये इसे क्या कहते हैं हम? विषुवत संक्रांति। और विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत चमकना संक्रांति या विषुव कहलाता है। और ये स्थिति कब होती है? वर्ष में 2 बार होती है। एक बार सूर्य का ऊपर जाते वक्त उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के समय, और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के समय। ठीक है। ये जो स्थितियां हैं विश्व संक्रांति की है, ये है 21 मार्च और 22-23 सितंबर को। इस दिन दोनों गोलार्ध में दिन व रातें समान होती है, क्योंकि जब विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे है, सूर्य 0 डिग्री पे है, तो क्या होगा? 21 मार्च और 22 से या 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन व रातें एकदम समान होगी। कौन से गोलार्धों में? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में। तो बीच सेंटर में है, तो दिन रातें कैसी होगी? समान होगी। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिस पर 8 राज्य स्थित है। जो कर्क रेखा की स्थिति है वो क्या है कि हमारे भारत देश के 8 राज्य से निकलती है। तो वो कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये डूंगरपुर की सीमा व बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसमें राजस्थान के कौन कौन से 2 जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। और ऐसे 8 राज्य कौन से हमारे भारत देश के? वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है।
ये देखते हैं हम स्थिति। देखो गुजरात, कर्क रेखा की स्थिति बताई गई है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, स्थिति देख सकते हैं आप मैप में। उसके बाद आगे चलते हैं। कटिबंध व जलवायु के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बाँटा गया है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है? तो यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक का भाग, है ना? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, जिस वजह से ये भूभाग अत्यधिक गर्म रहता है और इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद आता है शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश तक क्षेत्र शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कहाँ की स्थिति है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर कहाँ पर है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ना? 23.5 से 66.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, ठीक है? तो ये क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण या उपोष्ण। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती है। शीत कटिबंध, यहाँ पर 6 महीने के दिन व 6 महीने की रातें होती है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें 6 माह तक ही किसी भी ध्रुव तक पहुंच पाती है। 111.13 दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है और 111.32 दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है, ठीक है? अब इस डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक जो बताया गया है अश्वक्षांश पेटी है। उसके बाद बीच में जो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये है डोलड्रम। और उसके बाद है 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक अश्वक्षांश पेटी। आगे एक और डायग्राम है, वो देखते हैं कि बीच में जो 0 डिग्री वाला पार्ट है वो है उष्ण। उसके बाद है 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये है उष्ण पार्ट। उसके बाद आता है 23.5 डिग्री से 66.5 तक नॉर्थ उपोष्ण और 23.5 साउथ से 66.5 तक उपोष्ण या शीतोष्ण, ठीक है? और उसके ऊपर आता है शीत और नीचे साउथ में सबसे नीचे 90 डिग्री तक आता है शीत, ठीक है? तो 3 तरह का बन गया, उष्ण, उपोष्ण और शीत। अब पढ़ते हैं हम डोलड्रम पेटी के बारे में। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है, ये डोलड्रम पेटी, ठीक है? डोलड्रम पेटी, इस पेटी का विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य होता है। इस पेटी को शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के मध्य ये पेटी होती है। इसे शांत पेटी भी कहते हैं, ये डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। उसके बाद है अश्वक्षांशीय पेटी। इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ तक है। 30, ठीक है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से लेकर 35 डिग्री साउथ तक। इस पेटी में पवनों का विचलन पाया जाता है। इस पेटी को घोड़ा अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। देखिए, हमने अभी देखा था ये अक्षांश पेटी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, ठीक है? आगे चलते हैं हम। ITCZ, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। डायग्राम में देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके ऊपर 8 से 10 डिग्री नॉर्थ बना हुआ है और 8 से 10 डिग्री साउथ बना हुआ है। कुछ जानकारी बीच में लिखी हुई हमने कि रूस 11 समय जोन में बटा हुआ है, कनाडा USA 5वां समय जोन में और भारत 1 समय जोन में, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं ITCZ के बारे में, अंतरा उष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र। यह पेटी उस क्षेत्र में बनती है जहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती है। जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है तो ये पेटी कर्क और मकर रेखा में स्थित हो जाती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कर्क और मकर संक्रांति के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो हमने पढ़ा था कि कर्क संक्रांति और मकर रेखा पर होता है मकर संक्रांति। तो जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर, या तो कर्क रेखा पर हो या मकर रेखा पर हो, वहाँ सीधा चमकने लगता है, तो ये पेटी कर्क या मकर रेखा के क्षेत्र में स्थित हो जाती है। इस पेटी के कारण ही निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है, जिस कारण मानसून हवाएं इस पेटी की ओर अग्रसर होती है। देशांतर। देशांतर वह रेखा होती है जो एक दूसरे को ध्रुवों से मिलाती है, जो नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव तक मिलाती है। दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 मिनट होती है। जिसे हमने बांटा है, समय कौन कौन सा होता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय, है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारे काम में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय लिया गया है ग्रीनविच 0 डिग्री सेंटर GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। और राष्ट्रीय है जो एक या एक से अधिक भी का भी ले सकते हैं राष्ट्र में, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें देखो, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट और वेस्ट के सारे बने हुए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दर्शाई गई है, और क्या बताया गया है कि वेस्ट की तरफ जैसे जाते हैं तो घटाते हैं, और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है। नीचे देखिए, पश्चिमी गोलार्ध पाश्चात्य संस्कृति का गोलार्ध भी बोलते हैं और विकसित गोलार्ध भी बोलते हैं, है ना। वेस्ट की तरफ जो बोलते हैं हम, इसके इसमें क्या होता है, पश्चिमी देश यानी कि विकसित देश बोलते हैं हम, तो इसको विकसित गोलार्ध भी बोलते हैं। विकसित देश है यहाँ पे अधिकांश, इसलिए इसे विकसित गोलार्ध भी बोलते हैं। और जो पूर्वी गोलार्ध है वो पूर्वी संस्कृति का गोलार्ध है, और विकासशील गोलार्ध भी बोलते हैं, क्योंकि पूर्वी भाग में अधिकांश वो देश आते हैं जो अभी विकास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। कुल देशांतरीय रेखाएं 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रधान यामियोत्तर रेखा है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, देखो इसमें डायग्राम में नॉर्थ और साउथ। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कौन सी रेखा होती है, देशांतर रेखा। अब कुल देशांतरीय रेखाएं कितनी होती है, 360। और 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रधान यामियोत्तर रेखा है। सूर्य को विषुवत रेखा पर एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय। और दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। कितनी हुई, और राउंड फिगर में लेते हैं तो 111 किलोमीटर। कितनी हुई, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे। ठीक है। एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हम गोरे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा व 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को गिरी की खाड़ी में काटते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में बढ़ने पर समय हमेशा बढ़ता जाता है, जैसा कि हमने डायग्राम में आपको बताया था। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में बढ़ने पर समय हमेशा घटता जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और देशांतर हमें समय बताता है। समय 3 प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। भारत में जहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं। यह देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से 330 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है।
भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और नैनी, ये जहाँ से हमारी रेखा गुजरती है, कौन-सी जगह है? इलाहाबाद में, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और नैनी में। कर्क रेखा व भारत का मानक समय एक दूसरे से छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में। दूसरा नोट हम बताते हैं आपको कि 0 डिग्री देशांतर रेखा व 180 डिग्री देशांतर रेखा न पूर्व में होती है और न ही पश्चिम में। ठीक है? अगला नोट है, 2 अक्षांश व 2 देशांतर के मध्य एक आयत का निर्माण होता है, जिसे ग्रिड के नाम से जाना जाता है। जहाँ 2 अक्षांश और 2 देशांतर आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पे क्या बन जाता है? एक आयत बन जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ग्रिड। एक क्वेश्चन है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा जब मानक समय पर मध्य रात्रि होगी? ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। मानक समय पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, देशांतर का अंतराल है 82.5 डिग्री माइनस 30 यानी कि 52.5 डिग्री देशांतर। 52.5 देशांतर पर पार करने में सूर्य को समय लगेगा 52.5 इंटू 4 यानी कि 210 मिनट। और घंटे में बदलने पे कैसे करेंगे अपन इसे? 210 बटा 60 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 210 बटा 60 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 घंटे 30 मिनट। मानक समय से विपरीत आने पर समय 30 डिग्री देशांतर पर होगा, है ना? यदि मानक समय से विपरीत आ रहे हैं तो क्या होगा? 30 डिग्री देशांतर पर होगा। तो 12:30 में से अपन क्या करेंगे? 3 घंटे 30 मिनट घटा देंगे तो आंसर आएगा हमारा 8 घंटे 30 पीएम। ठीक है, तो क्या आंसर आया? 8:30 पीएम। 8:30 पीएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 3:30 एम है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो देशांतर का अंतराल निकालेंगे, 50 माइनस 10 यानी कि 40। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 40 देशांतर पार करने में समय लगेगा 40 इंटू 4 यानी कि 160 मिनट। 4 चौक 16 यानी कि 160 मिनट। अब 160 मिनट को घंटे में बदलने पर तो क्या करेंगे? 160 बटा 60। ठीक है, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या है? यहाँ पे 3:30 AM दे रखा है, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 3:30 AM। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा 3:30 में से 2:40 को घटा देंगे तो 5 घंटे और 70 मिनट का समय आएगा, तो उस समय निकलेगा अपने 6:10 AM। 1 घंटा होता है 60 मिनट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना है? 11:52 PM है, तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो हम 42.5 माइनस 2 करेंगे तो कितना देशांतर है हमारे पास? 40, 40.5 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहले 40 का हिसाब लगाते हैं, तो 40 इंटू 4 यानी कि 160 मिनट। फिर जो आधा था उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके आएंगे 2 मिनट। अब इनको हम कितने में किस में बांट रहे हैं? घंटे बना रहे हैं इसके, तो टोटल कितना बना? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में कितने हुए? 120 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे और 42 मिनट बनाइए अपने।
आया समझ में? भाई 40 इंटू 4 यानी किया तो 160 मिनट हुआ। फिर जो आधा बचा था अपना उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किए, 2 मिनट आ गए। फिर 160 मिनट और 2 मिनट इनको प्लस करने के बाद हम इनको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 घंटे और 42 मिनट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि समय क्या दे रखा है कि 11:52। ठीक है, पीएम। और उसमें से माइनस करना है हमें क्या, जो हमने निकाला था 2 घंटे 42 मिनट। तो हमने माइनस किया 2 घंटे 42 मिनट को, तो क्या है समय, 9:10। ये कौन सा था, 9:10 पीएम आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे फिर और ऐसे ही वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।